बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज तारीख 7 दिन रहा स्टॉक एक्सचेंज में दो नए रिकॉर्ड कायम हुए। 100 इंडेक्स ने अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़े और दो नए रिकॉर्ड कायम किए। एक तारीख रकम कर दी है दौरान ट्रेडिंग। तारीख में पहली दफा 100 इंडेक्स ने 80,400 का लेवल अबूर किया और तारीख में पहली दफा स्टॉक एक्सचेंज का अख्ताम भी रिकॉर्ड सतह से हुआ। 80,200 के लेवल पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 680 पॉइंट्स इजाफे के साथ। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स 80,400 की नफसाती हद अबूर कर गया। सेंटीमेंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। फाइनेंसर्स के सिलेक्टेड स्टॉक्स में काम हुआ, लेकिन मार्केट में रिकॉर्ड तेजी रही। इसकी बुनियादी वजह क्या है? और वो बुनियादी वजह IMF से मुस्बत मुज़ाकरात है। बजट पास हो गया है। IMF की ईमा पर बजट तैयार हुआ। IMF के कहने पे तमाम टैक्सेस आयद कर दिए गए। IMF मुतमईन है। इस हवाले से नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होने वाला है। IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है। इन तमाम खबरों को मुस्बत लिया मार्केट ने और मार्केट में दो नए रिकॉर्ड्स कायम हुए। 100 इंडेक्स दूसरी दफा 80,000 का लेवल क्रॉस कर चुका था दौरान ट्रेडिंग। इख्तिताम के वक्त 22 अरब 65 करोड़ रुपए मालियत के 53 करोड़ 43 लाख शेयर्स के सौदे हुए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कंपनियों के हिस्से की तो रिकॉर्ड तेजी देखी गई। इस पर भी आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मारी पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड को बलूचिस्तान हुकूमत ने माइनिंग करने के दो बड़े लाइसेंस फराम कर दिए हैं। मारी पेट्रोलियम लिमिटेड ने बलूचिस्तान में माइनिंग से मुताल्लिक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत लिखकर तफसीलात से आगाह कर दिया है कि जो मारी पेट्रोलियम लिमिटेड है इसकी एक झेली कंपनी है। मारी माइनिंग कंपनी बलूचिस्तान के शहर चागी में मादनियात के ज़खायर अब तलाश करेगी। दो लाइसेंस मिल गए हैं। एक लाइसेंस जो 322 मिला है उसके तहत 501 स्क्वायर किलोमीटर तक मादनी ज़खायर की खोज होगी। इसके अलावा दूसरे लाइसेंस EL 323 के तहत 512 स्क्वायर किलोमीटर तक मादनियात की माइनिंग की जाएगी। खुशाइन बात है, हमारी पेट्रोलियम कंपनी जो गैस के ज़खायर, तेल के ज़खायर भी खोजती है, वो अब मादनी ज़खायर की भी तलाश करेगी और इससे हमारा माइनिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। खुशाइन बात है। इसके अलावा एक बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने ऐलान किया था कि 5 तारीख को हम पेट्रोल पंप्स बंद कर देंगे, क्योंकि एडवांस टर्नओवर टैक्स हुकूमत ने बजट के बाद पेट्रोलियम डीलर्स पर आयद कर दिया था। इस हवाले से इस्लामाबाद गए, चेयरमैन FBR से मुलाकात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात की, लेकिन वो मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिस पर चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने वीडियो पैगाम जारी किया और उसमें कहा है कि मुज़ाकरात चूँकि नाकाम हो गए तो अब 5 जुलाई को मुल्क भर के पेट्रोल पंप्स बंद होंगे। 13,000 से ज़्यादा डीलर्स अपनी सर्विसेज को मुअत्तल करेंगे, हड़ताल करेंगे और ये हड़ताल एक दिन रहेगी, ये ज़रूरी नहीं है। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए देखते हैं। लेकिन हमने तो डीलरों से कहा है कि आप 4 तारीख तक का पेट्रोल भर लें, उसके बाद 5 को फिर देखते हैं क्या है, शायद गवर्नमेंट के समझ में आ जाए, वरना हम हड़ताल जारी रखना चाहते हैं। अगर हम देख रहे हैं और कोशिश करेंगे इस मसले को हल करें, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि आप हड़ताल पे जा रहे हैं, आप 5 तारीख को ख़त्म कर दें। तो कोई इंकरेजिंग बात ही नहीं हुई, ना कोई उन्होंने वायदा किया है। हम वायदे पे भी नहीं चलते। ये ऑर्डिनेंस आ जाए कि हमने इसको ख़त्म कर दिया, फिर हम कंसीडर करें। बजट पेश हो गया है और बजट पेश हो जाने के बाद इंडस्ट्रियलिस्ट हों, एक्सपोर्टर्स हों, डीलर्स हों, ट्रेडर्स हों, प्रोफेशनल्स हों, सब बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत ने 3700 अरब 3,700 अरब रुपए के टैक्सेस का निफाज कर दिया है फाइनेंस बिल की अप्रूवल के बाद, और इससे एक तूफान बरपा हो गया है हर जानिब। महंगाई का भी तूफान बरपा हो गया है। फिर हमारी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी। रेमिटेंसेस का टारगेट इस बजट में मुख्तस नहीं किया गया। हर शख्स बहुत परेशान है। हर सेक्टर इस वक्त सर पकड़ के बैठा है कि किस तरीके से हम सर्वाइव करेंगे। इस बजट में हुकूमत ने 2200 अशिया पर इजाफी कस्टम ड्यूटी भी आयद कर दी है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल GST की शरह में इजाफा, फिर इनकम टैक्स में इजाफा, विद होल्डिंग टैक्स, एडवांस टैक्स, जितने टैक्सेस थे वो सब के सब इस बजट में आयद कर दिए गए। और गाड़ियों के पुर्जों पर 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद की गई है। नोटिफिकेशन का इजरा हो गया है। बैटरियों पर 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद की गई है। ज़रूरी ट्रैक्टर्स में इस्तेमाल होने वाले टायर्स पर भी 2% इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई है। 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियों पर, कमर्शियल गाड़ियों पर इजाफी 2% कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई है। सोलर पैनल, LPG, कुदरती गैस, डीजल और जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, इन पर भी इजाफी कस्टम ड्यूटी आयद कर दी गई है। इनके जो केमिकल्स हैं या इनके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उस पर। तो महंगाई का तूफान बर्पा हो चुका है, उसके समरात आने शुरू हो गए मुल्क भर में।
और आइंदा आने वाले दिनों में मजीद महंगाई होगी, क्योंकि जैसे जैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी इन तमाम क्लॉजेस की, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हर सेक्टर पर पड़ेगा। और ऊपर से कराची की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की जो के इलेक्ट्रिक कंपनी है उसने ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया है। एक तरफ महंगाई का तूफान है, एक तरफ गैर एलानी और एलानिया लोड शेडिंग ने निज़ाम ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पे मफलूज कर दिया है। कराची वो शहर है जो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके हुकूमत को देता है। 9,400 अरब रुपए गुज़िश्ता बजट में मुख्तस किए गए थे टैक्स कलेक्शन के, उसमें से तकरीबन 6,500 अरब रुपए कराची के कॉर्पोरेट सेक्टर ने, इंडस्ट्रीज़ ने जमा किए थे और हुकूमत को सहारा दिया था। लेकिन इस बार जो एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, कराची के अंदर सनतें शदीद मुतासर हो रही हैं, तजारती मराकज़ मुतासर हो रहे हैं, फिर घरेलू ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे मफलूज होकर रह गई है। क्योंकि जब 18 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे की लोड शेडिंग होगी एलानिया गैर एलानिया और फॉल्ट के नाम पर की जाएगी कि टेक्निकल फॉल्ट आ गया है, तो इससे तो फिर तजारती पहिया शदीद मुतासर होगा। इसी ज़मन में आज हम सेगमेंट्स में बात करेंगे। इंतज़ामिया बात करने को तैयार नहीं है कि इलेक्ट्रिक की, उनसे हम बार बार रब्ता करते हैं लेकिन अपना मौक़िफ़ देने से वो गुरेज़ा है। ताहाल इस तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग सेगमेंट्स में। यहाँ वक्त ब्रेक का, हमारे साथ है मैं प्रोग्राम में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टॉक एक्सपर्ट शहरियार भट्ट। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स ने 80,400 पॉइंट्स का लेवल अबूल कर दिया और इख्तिताम भी तारीख साज रहा। वजूहात क्या हैं? जी अस्सलाम वालेकुम हमजा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, जैसे हमजा आपके इल्म है कि मार्केट कंटिन्यू कर जा रहा है बाजार के अंदर, और पिछले 1 साल की बात करें तो आपके इल्म है कि 4,000 से 40,000 से 22 पॉइंट का इजाफा हुआ है, तकरीबन 100% मार्केट में सर्ज आ चुका है। IMF के प्रोग्राम में हम आए, बहुत तवील हम इस पर डिस्कशन करते रहे। तो इन करंटली बजट के बाद जब हमने देखा है कि सोसाइटी में जब दूसरे सेगमेंट के ऊपर काफी टैक्सेस लगे, बजट में बेइंतहा तनकीद हो रही है, इंडस्ट्री के लिए इसको जहर कातिल करार दिया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान स्टॉक मार्केट खुशकिस्मती से वो एक जन इदारों में था जिसके ऊपर डायरेक्टली कोई टैक्स हाइक नहीं किया गया। ऑल्दो के नॉन फाइलर के ऊपर थोड़े से टैक्सेस लगे, लेकिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने इसको काफी पॉजिटिव लिया। फिर दूसरी तरफ हम देखा कि जैसा रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर और म्यूचुअल फंड पे कुछ टैक्सेस लगे, तो वो सरमाया निकल के भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आया। और ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनका पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एतमाद काफी बहाल हो चुका है और कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट आ रही हैं बाहर से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। और पिछले 6 महीनों में तकरीबन 500 मिलियन ज्यादा की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आई है। फिर हम देख रहे हैं कि हमारी करेंसी एक तरफ स्टेबल है, तो ये सारे अवामिल हैं जिसकी वजह से मार्केट में हम काफी ज्यादा सर्ज देख रहे हैं। अच्छा शहरियार, ये बताएं कि एक्टिव क्लाइंटेल हमारी कहां तक पहुंच गई है? देखिए, ये इंतहाई बदकिस्मती है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म करी है, ना सिर्फ खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे बहुत अच्छा परफॉर्म करी। लेकिन इसके बावजूद हमारे जो एक्टिव क्लाइंट एज है वो तकरीबन 3 लाख के लगभग हैं और काफी कम नंबर हैं, इनको इम्प्रूव होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं जो आम सोसाइटी में लोग हैं उनको पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का ज्यादा अंदाजा नहीं है। ये 3 लाख लोग जो आपने मुझे बताए हैं एक्टिव क्लाइंटेल में, ये वो सारे लोग हैं जो रोजाना की बुनियाद पर एक्टिव हैं या इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो 6 महीने साल भर में एक्टिव होते हैं? देखिए, ये एक्टिव क्लाइंट एज है। जिस तरह से आप बैंक अकाउंट होल्डर की आप बात कर लें, आपने अकाउंट ओपन कर रखा है, लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, तो ये आपकी स्वाबियत के ऊपर डिपेंड करता है कि जब आपको लग रहा होता है मार्केट में काम करना चाहिए। अगर आप बात करेंगे मुझसे कि जो एक्टिव क्लाइंट एज जो कि रेगुलर बुनियादों में मार्केट में काम करें, तो वो आप इनको 50% से भी कम आप लेकर आ जाइए। 50% से भी कम जो लोग एक्टिव है। सही। अच्छा, अब शहरियार ये बताएं कि एक्टिव क्लाइंटेल के जो एदाद शुमार है वो मैं सामने रखता हूँ और इसके अलावा पूरे मुल्क की आबादी के एदाद शुमार में सामने रखता हूँ। इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड सतह पर ट्रेड हो रही है। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग तारीख साज रिकॉर्ड बना रहा है, इख्तिताम भी रिकॉर्ड सतह से हो रहा है। लेकिन अगर मैं स्टॉक से बाहर की बात करूँ तो हर शख्स रो रहा है, हर तबका रो रहा है, हर सेक्टर रो रहा है, सर पकड़ के बैठा हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज पे क्यों परफॉर्म करी है, कैसे परफॉर्म करी है, जब एक्टिव क्लाइंटेल जो रोजाना की बुनियाद की डेली क्लाइंटेल उसका रेशो भी डिक्रीज है, उसका रेशो भी कम है, उसके बावजूद भी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। बजट पे तनकीद हो रही है, टैक्सेस की भरमार हो गई, लोग परेशान है, फिर भी स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बना रही है। तो क्या ये आर्टिफिशियल सिस्टम एक्टिव हुआ है स्टॉक में? नहीं, ऐसा कतन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट जो है ना वो रिफ्लेक्शन दिखाती है जो आपकी इकोनॉमी साइड के ऊपर हो रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि आम लोग रो रहे हैं, जैसा आपने जिक्र किया, हर तबका, हर बिजनेस सेक्टर परेशान है टैक्सेस की भरमार से। इवन ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो रजिस्टर्ड है
स्टॉक एक्सचेंज में वो भी बहुत शदीद परेशान है। बिल्कुल, आपकी बड़ी हद तक ये बात दुरुस्त है, लेकिन आप देखते हैं कि कंपनीज ऑन द अदर हैंड काफी ज्यादा कमा भी रही हैं। आप बैंक के प्रॉफिट आप देखें, तकरीबन 1000 अरब से ज्यादा के प्रॉफिट किए लास्ट ईयर इन्होंने, जी। और तकरीबन 70% प्रॉफिट हुए हैं। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं फूड सेक्टर, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। आपको ये चीज समझने के लिए जरूरी है कि हमारी आप इकोनॉमी को समझें। हमारी जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी का साइज है $350 अरब डॉलर का, उसमें मोस्टली हम देखते हैं 92% कंजम्पशन बेस्ड है। हम जो सेविंग्स करते नहीं है, हम खर्चा कर देने वाली कौम है। जब हम कंजम्पशन करेंगे, मार्केट हालात जैसे भी, हम खाना पीना नहीं छोड़ते हैं। इसी तरह अगर एक नॉर्मल आदमी का भी अगर हम देखें तो उनका लाइफ स्टाइल ये है कि उन्होंने फ्यूल यूज करना ही करना है, चीजें चेंज करते रहना है। तो यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कर रही है पाकिस्तान के अंदर। तो ये जो प्रॉफिट जो हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट में, ये तो गुज़िश्ता महीनों के प्रॉफिट्स हैं, गुज़िश्ता महीनों की सेल है, गुज़िश्ता महीनों की परफॉर्मेंस है, जिसको इस वक्त हम देख रहे हैं कि आउटकम बड़ा शानदार आ रहा है। लेकिन अब आइंदा आने वाले दिनों में जो बजट पेश हुआ है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट कॉर्पोरेट सेक्टर पर भी आएगा, एफएमसीजीज पर भी आएगा, ओएमसीज पर भी आएगा, एसओईज पर भी आएगा, ऑटो पर भी आएगा, सब पर आएगा। तो उसके बाद भी आप समझते हैं कि स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बनाएगी, स्टेबल रहेगी, या फिर इसमें करेक्शन आएगी बड़ी? देखिए, जहां तक बात है कि बजट आने के बाद कंपनी पे क्या असर पड़ता है, पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब भी कंपनी के ऊपर टैक्स लगता है, ये जीएसटी टैक्स लगा है। बहुत सारी कंपनी जिन्हें पहले 5% टैक्स लगता था, उसको बढ़ा के 18% के करीब कर दिया गया। कुछ कंपनी है उनके ऊपर जो एफईडी है उसमें इजाफा किया। जिस तरह अगर मैं सीमेंट की मिसाल दे दूं, तो सीमेंट के ऊपर जी जी बिल्कुल, तो सेल ड्रॉप हुई, इसके अंदर और भी बहुत ज्यादा इम्कान है। लेकिन कहने का मतलब ये कि पास ऑन कर देते कंज्यूमर साइड के ऊपर जितनी भी कंपनीज है। अगर दूध के ऊपर अगर लगेगा, पर डब्बे के ऊपर गवर्नमेंट ने का टैक्स लगा दिए हैं, तो 40 रुपए दूध की कीमत इजाफा हो गया, तो कंज्यूमर को ही एट द एंड ऑफ द डे पे करना पड़ता है। कंपनीज के प्रॉफिट इंटैक्ट रहते हैं, सेल्स या कम हो जाती है, डेफिनेटली उसका असर हमें देखना पड़ेगा किस हद तक असर पड़ता है। लेकिन कंपनीज के प्रॉफिट में इतना खातिर खौफ कमी हमने नहीं देखी। हमने पास हमारा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है, यही शो करता है जब स्टॉक मार्केट में कंपनीज अपने रिजल्ट अनाउंस करती हैं और जो उनके आदाद शुमार हमारे सामने आते हैं वो इस चीज को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा शहरियार, एक बात मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि मार्केट आर्टिफिशियल नहीं है, मार्केट में जर्मन क्लाइंट एक्टिव है, तो फिर आईपीओस क्यों नहीं आ रहे? जब इतनी पुरकशिश मार्केट है, इतनी सस्ती मार्केट है, आउटकम इसका बहुत जबरदस्त आ रहा है, आउटलुक हमारी मार्केट का इंटरनेशनल लेवल पे बहुत जबरदस्त है, तो फिर तो आईपीओस आने चाहिए। देखिए, जहां तक आपने बात की आईपीओ की, तो आपने इससे पहले बात की थी एक्टिव क्लाइंट एज की। हमारे तकरीबन 2.5 से 3 लाख हमारे यूआईएन नंबर है, खत्ते के किसी भी ममालिक के बेनता कम है, तो बिल्कुल नंबर काफी कम परसेंटेज। इसी तरह जो कंपनी लिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में वो भी कम है, तकरीबन 600 के करीब कंपनी लिस्टेड है। अगर यही बात अगर हम इंडिया की कंपेयर करते हैं तो वहाँ 2000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो जहां हमें एक्टिव क्लाइंटेज बढ़ाना है, उसके लिए हमें कंपनीज भी हैं जो ज्यादा पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो। लेकिन जिस तरह में हमारे ताजिर जिस तरह से टैक्स देने से कतराते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट होने के लिए ज्यादा कतरा रहे होते हैं, तो इसी तरह पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी कंपनीज आने से पहले वो चाहती है कि लेस डॉक्यूमेंटेशन हो। हमारे मुल्क में डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स और हर्डल्स हैं। अगर ये हर्डल्स दूर किए जाए तो ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आएंगी और कारोबार को आसान बनाना चाहिए ताकि ज्यादा कंपनियां पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। अच्छा शहरियार, आज के दिन की बात कर लेते हैं। आज 100 इंडेक्स ने दूसरी दफा 80,000 के लेवल क्रॉस किया। 80,400 के लेवल पे 100 इंडेक्स ट्रेड हुआ। तारीख की बुलंदतरीन सतह पे ट्रेड होने का भी एजाज आज 100 इंडेक्स ने अपने नाम किया और फिर बंद होने का भी एक रिकॉर्ड कायम किया। तो ये रिकॉर्ड जो कायम हुआ है, आप समझते हैं कि आइंदा आने यानी कल जब मार्केट का आगाज होगा तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी या करेक्शन आएगी? हमने देखा है, देखिए जब भी नया हाई बनता है उसके बाद मार्केट के अंदर सप्लाईज आती है, प्रॉफिटिंग आती है। दुनिया भर की कोई भी स्टॉक मार्केट है वो स्ट्रेट अवे ना तो अपसाइड के ऊपर जाती है ना ही डाउनसाइड के ऊपर आती है। हम रोलर कोस्टर देखते हैं और हमें लग रहा है कि मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटीज जारी रहेंगी। 2 से 3 चीजें हैं जो मार्केट में आने वाले दिनों में असरअंदाज हो सकती हैं। नंबर 1, IMF का प्रोग्राम, जिसमें आज फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी है कि हमने कंप्लायंस ऑलमोस्ट पूरी कर दी है IMF की, और इस महीने के आखिर तक IMF की टीम पाकिस्तान विजिट करेगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर वहां से पॉजिटिव डायरेक्शन आती हैं या स्टेटमेंट आते हैं तो आप देखेंगे बाजार पॉजिटिवली रिएक्ट करेगी। फिर एक्सचेंज रेट, और फिर तीसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं, इस महीने हमने देखा है कि और गवर्नमेंट ने ट्रेड डेफिसिट तो रोकने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए। $2.3 बिलियन का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। अगर ये इंक्रीज होने शुरू हो जाता है और हमारी करेंसी पे प्रेशर पड़ता है और जो ऐसा होगा, ऐसा होना बिल्कुल होगा, क्योंकि IMF ने तो इशारा दे दिया कि डॉलर आपका बढ़ेगा आने वाले महीनों में।
जी बिल्कुल, ये सारी चीजें हो सकती है, तो उसका असर मार्केट में नेगेटिवली पड़ सकता है। अच्छा शहरियार, आज कौन कौन से स्टॉक्स में काम हुआ, कौन से सेक्टर्स में आज हमने एक्टिविटी देखी, सेंटिमेंट्स तो पॉजिटिव है फाइनेंसर्स के, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? देखिए मार्केट में कंटिन्यू बाइंग हो रही है, अगर आप देखें तो बैंकिंग स्टॉक के अंदर कंटिन्यू बाइंग हो रही है, क्योंकि आने वाले दिनों में रिजल्ट सीजन आने वाले जी। हैं और बैंक ने आउट परफॉर्म किया लास्ट क्वार्टर के अंदर और कंटिन्यू अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। फिर ऑयल एंड गैस में हमने देखा बहुत बेहतर एक्टिविटीज हुई है, 100 इंडेक्स में तकरीबन 150 पॉइंट की करीब पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ऑयल एंड गैस की जानिब से हुई है। सीमेंट के अंदर हम बाइंग देख रहे हैं, और जो कि आपने जिक्र किया कि पाकिस्तान में लोकल कंजम्पशन सीमेंट की कम हो गई, इसकी बहुत सारे मुहरकात हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट ऑन द अदर हैंड बढ़ गई है। जी 7 मिलियन टन से ऊपर की हमने एक्सपोर्ट किए, तो उसका इम्पैक्ट भी कहीं पॉजिटिवली हमें नजर आएगा आने वाले दिनों में। और इसके साथ साथ आईटी सेक्टर में काफी ज्यादा एक्टिविटीज देखी जा रही है। आईटी को कुछ रिलीफ भी मिला है, और फिर एक्सपोर्ट के हवाले से भी गवर्नमेंट के कुछ टारगेट्स हैं उन देने का इरादा। तो यही वजह है कि ये दो चार स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिनके अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटीज कंटिन्यू जा रही है और इन्वेस्टर इनमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट। बहुत शुक्रिया शहरियार भट्ट, आपने अपना कीमती वक्त दिया। IMF से मुस्बत मुज़ाकरात होंगे इस महीने के अख्ताम तक, इस खबर को पॉजिटिव लिया है स्टॉक एक्सचेंज में, इसी वजह से आज 2 नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बैक प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं अतीक मीर, चेयरमैन है ऑयल कराची ताजिर इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने स्टूडियो में अपना कीमती वक्त दिया। किस तरीके से कारोबार होगा, बजट के बाद महंगाई का एक तूफान खड़ा है सामने, तिजारती मराकज़ वैसे ही वीरान थे, अब बजट के बाद जो महंगाई आई है उससे आपका कारोबार मुतासर हो गया। इसके अलावा महंगाई का तूफान अभी थमा नहीं है कि वो मजीद बढ़ेगा, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग ने मजीद आपके कारोबार को सबूताज कर दिया है, तो किस तरीके से आप लोग सर्वाइव करेंगे? मैं समझता हूँ इससे बदतर सूरत आलम ने ना कभी सोची ना कभी देखी जी। क्योंकि कहीं कोई तूफान थम जाए तो भी आदमी सोचता है कि इससे लबरुद आजमा हुआ जाए, लेकिन सिलसिला तो रुक नहीं पा रहा, ना बिजली की कीमतें ना टैक्सेस, और बजट से पहले भी बजट था, बजट के बाद भी बजट है। तो वो जो ऐलान किया गया वो तो एक रस्मी एक बजट के तौर पे था, महज एक आदाद शुमार की हद तक था जी। लेकिन उसके बाद जो नताइज हम देख रहे हैं, जो खुल के वो सामने आ रहा है, तो लोगों के तो होश उड़ गए हैं। कारोबार यूँ समझ लें कि पूरे मुल्क में कारोबार मुंजमद है, कारोबारी तबका हैरान है कि वो क्या करे, इसलिए कि महंगे किराए, दुकानों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और बढ़ते हुए बिजली के बिल, गैस की कीमतें, पानी के टैक्सेस, ये और ऊपर से एलानिया गैर एलानिया के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग, उस पर मरे पे 100 दुर्रे कि जब बिजली नहीं होती तो उसके बाद ख़रीदार भी नहीं होता। तो ऐसे तबाहकुन हालात में हम तो देखते हैं दूर कहीं उफुक के पार हमें कोई धुंधला सा अक्स किसी हुक्मरान का नजर आ जाए, कोई पूछने वाला नहीं है, कुछ सोचने समझने वाला नहीं है, कोई आके पूछे तो हम किससे कहें। हमजा, मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इससे पीछे कोई हुक्मरान है शायद, और जो कोई भी है मैं उससे दरख्वास्त करता हूँ। लोग कहते हैं जी अमेरिका, IMF इस मुल्क पे मुसल्लत हैं, चले मैं कहता हूँ आप मुसल्लत हैं, लेकिन आपकी शराइत को बुनियाद बना के, अब तो देखिए हुकूमतें, अब पाकिस्तान की हुक्मरान खोले कहते हैं कि IMF के कहने से हम ये इजाफा कर रहे हैं। तो मैं अमेरिका से ये अपील करता हूँ आपके इस प्रोग्राम में कि खुदा के लिए पाकिस्तानियों को इंसान समझें, इतने हुकूक तो दे दे जो अमेरिका में जानवरों को हासिल है, हमें हैवानों के हुकूक दे दे। इस वक्त देखें लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान है, सारी रात जागते, बिजली नहीं है, बिजली का बिल नहीं दे सकते, कर्ज लेकर भीख मांग कर वो गुजारा कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल जिसमें ये लोग जो बैठे हैं, या तो मैं यही कहूँगा कि बेहतर लोगों को लाया जाए, इनके बस की बात नहीं है, या ये मुकम्मल तौर पे उनके सामने घुटने टेक चुके हैं। IMF ने 70 से ज़्यादा मुल्कों को कर्जा दिया है, पाकिस्तान को वाहिद मुल्क तो नहीं है, और पाकिस्तान तो उन 70 ममालिक में एक ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। हम अपने बजट का आधा सूद में दे देते, इससे अच्छी दुकानदारी IMF को कहाँ मिलेगी। अब अतीक साहब क्या होगा, किस तरीके से सर्वाइव आप लोग करेंगे? बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप लोगों के अलावा मैं अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान है, सर पकड़ के बैठ गए हैं, ट्रेडर्स भी सर पकड़ के बैठा हुआ है।
आम आदमी भी इंतहाई परेशान है कि वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। कराची जैसे शहर को इस बजट में एक बार फिर नज़रअंदाज किया गया। एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ जारी है, पानी की किल्लत के मसाइल यहाँ पर है, गैस लोड मैनेजमेंट यहाँ पर एक्टिव है। अब किस तरीके से कराची परफॉर्म करेगा? टैक्स का जो हदफ रखा है 13,000 अरब रुपए तकरीबन इस बजट में, वो तो कराची अगर टैक्स देना बंद कर दे या कम कर दे तो ये तो कभी भी कलेक्शन पूरी नहीं हो पाएगी। क्या होगा? अब यही होगा कि लोग, जब एक रास्ता रुक जाता है, जब सफ़र ही रुक गया, कारोबार बंद हो गया, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, छांटी शुरू हो गई, लेबर कम हो गई, फिर एक अनारकी की सूरत हाल है। यानी अभी अनारकी की सूरत हाल है। अब अनारकी की सूरत हाल है। मैं समझता हूँ ये अगर तेज़ हो गई तो शायद किसी को रोकना मुमकिन नहीं। आपने छोटे छोटे मामला देखे हैं, बेनज़ीर के असैसिनेशन पे आप देखें कानून बेबस हो गया था। इस तरह और भी काफ़ी मामलात थे, कानून की अमलदारी कहीं आपको नज़र नहीं आई। अब भी कानून बेबस हो जाएगा जब लोग निकलेंगे, और लोग निकलने वाले हैं। इस वक्त मुख्तलिफ लोगों ने आवाज़ें दी हैं, मैं भी ताजिर बरादरी को आवाज़ दे चुका हूँ। अच्छा, कि अब निकलें। देखिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या जुल्म के इस खंजर को अपने सीने में उतार लें और मर जाएं, या फिर अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर आएं और जालिम के हाथ तोड़ दें। आपने आवाज़ दे दी तमाम ताज़ा तंजीमों को कि वो एक पेज पे जमा हो जाएं और एहतजाज की कॉल आप देंगे। आपने पहले भी एहतजाज की कॉल दी थी, पहले भी आप लोगों ने एहतजाज किया था, कोई सुनवाई नहीं हुई थी। आपने स्टेट को एक्सेप्ट ही नहीं करती गवर्नमेंट। देखिए पहले और अब के हालात में फ़र्क है। पहले आग लगी थी, एक बिजली के बिलों की हद तक थी, हमने उस पर बिजली की कीमतों पर एहतजाज किया था। अब तो सब कुछ, पूरा चमन लुट गया, सब कुछ जल गया। अब कौन सी कल सीधी है? और रही सही कसर का एक बहरान। देखिए मैं आपको एक छोटी सी, और रही सही कसर आप लोगों की इलेक्ट्रिक ने भी निकाल दी कि इलेक्ट्रिक तो एक सुहाने रूह बन गया। देखें एक वो कहते हैं ना कि एक तो टीम सामने मजबूत होती है, अब फिर एम्पायर भी बेईमान होता है, तो आप तो मैच जीत नहीं सकते। ये कुछ के इलेक्ट्रिक के साथ मामला है। उसके इतने सरप्रस्त हैं, मजबूत हिस्सेदार हैं कि इलेक्ट्रिक जो चाहे सो करे, को पूछने वाला नहीं है। अब तो वो जो अपील में जाते थे, वो जो एक मसनूई अदालत, वो भी ख़त्म हो गई है कि जो नेपरा की तोसत से सार्फिन अवामी कचहरी जो होती थी, अवामी कचहरी भी ख़त्म हो गई। अब तो जो ये कहें वो सुनते हैं, घर की अदालत है, घर के फैसला करने वाले हैं। देखिए के इलेक्ट्रिक का सरका देखें आप, कि एक गरीब आदमी 200 यूनिट को क्रॉस करता है, यानी स्लैब रेट की तब्दीली, और फिर वो उसका फंदा गले में आ जाता है। 200 यूनिट का बिल अलग है, 201 यूनिट का बिल अलग है। चोरी क्या मैं बताऊं, इसको एडवांस रीडिंग है। अगर आपकी 180 मीटर रीडर के सामने अगर 180 यूनिट हैं, तो वो 200 से प्लस उसको रीड करेगा ताकि आपका स्लैब चेंज हो जाए। इससे बड़ी चोरी क्या है? और फिर उसके बाद बहुत सारे इस तरह मुख्फी चोरियां हैं जो सार्फिन को तो पता भी नहीं है। और सार्फिन जब वो बिल लेकर चीखता चिल्लाता पब्लिक सर्विस ऑफिस में जाता है, तो कोई काउंटर नहीं है जो उसकी बात सुने। जिस काउंटर पे जाएगा एक ही बात है कि बिल दुरुस्त है, खामी आपकी तरफ है। तो ये के इलेक्ट्रिक के जो भी जिम्मेदारान है वो सुन ले कि हमें पत्थर तो आपकी तरफ से आते हैं। के इलेक्ट्रिक के जिम्मेदारान से हमने रब्ता किया। के इलेक्ट्रिक का मेरे प्रोड्यूसर से मैं कहूँगा कि वो तस्वीरें वो दिखाएं। हमने जिम्मेदारान से रब्ता किया, हमने टीम से जो मीडिया की उनसे रब्ता किया। अपना मौक़िफ़ देने से गुरेज़ा है जो के इलेक्ट्रिक की टीम है कि आप अपना मौक़िफ़ दें, हमारे प्रोग्राम में आए, हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बात करें। न्यूज़ वन की टीम ने बार बार रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन जवाब मनफी में ही आता है। और मीर साहब ये मुझे बताएं कि पहले तो हम सुनते थे 4 घंटे 5-6 घंटे की लोड शेडिंग होती है दिन में, अब 15 घंटे 16 घंटे 17 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग, और बोसीदा सिस्टम के नाम पर, यानी टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है, भाई लाइट बंद कर दें। अच्छा, अब टेक्निकल फॉल्ट भी मीर साहब वो घंटों पर मुहित होता है, यानी टेक्निकल फॉल्ट फिक्स 1 घंटे में दूर होगा, फिक्स 2 घंटे में दूर होगा। भाई टेक्निकल फॉल्ट है, 15 मिनट में भी दूर हो सकता है, 45 मिनट में भी दूर हो सकता है। ये सिस्टम समझ में नहीं आता केई का। देखिए एक बात तो ठीक है, जब छोटे इलाकों में, गरीब इलाकों में सकत ख़त्म होती है बिजली के बिल की अदायगी की, तो भाई वो चोरी करते हैं, तो चोरी करते हैं। और जो इलाके और जब वो चोरी करता है तो बिलिंग देते हो कि आप फीडर बंद करते हैं, उस फीडर पे वो लोग भी आ जाते हैं
जो देते जो हैं, चोरी नहीं करते। जो चोरी नहीं तो करते। आपने क्या डिस्ट्रीब्यूशन की है इतने साल? 2005 से आप चिमटे में जी। हैं, ना आपका डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर है, ना आपने ट्रांसमिशन के मामला को बेहतर किए हैं, ना प्रोडक्शन के मामला बेहतर हैं, और फिर अंदरूनी मामला भी इनके बेहतर नहीं है। मीर साहब, जो स्क्रैप की जो बोली लगती है उसमें भी बड़े पैमाने पे करप्शन होती है, हमारे जराए हमें ये बताते हैं। बहरहाल अब ये बताएं कि टैक्सेस, महंगाई और एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग से आपके खसारे का तखमीना क्या है? देखिए, कराची जैसा कि हर कोई जानता है कि मुआशी हब, टैक्सेशन में इसका हिस्सा सिंध में, वफाक में, वो भी सब जानते हैं 95% सिंध में, 60% प्लस जी। वफाक। उसके बावजूद कराची को जिस तरह तबाह किया गया, कराची का एक तो नौहा ये है, कोई उसका नुमाइंदा नहीं है, कोई इसे ऑन करने को तैयार नहीं सूबाई है, हुकूमत नहीं है, हर कोई सूबाई हुकूमत नहीं है। सूबाई हुकूमत तो सबसे बड़ा वबाल है। वो बजट जो वफाक से मिलता है वो कहाँ जाता है? वो बजट जो सूबाई हुकूमत बनाती है वो कहाँ जाता है? और गवर्नर, कभी 25%। गवर्नर भी तो हैं, गवर्नर। देखिए, गवर्नर को तो एक उसके महदूद अख्तियारात हैं। गवर्नर इन मामलात पे बयानात तो दे सकता है, लेकिन अमल दखल मेरा ख्याल है गवर्नर का कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब कोई वाली वारिस नहीं है कराची। कराची का अल्लाह की सिवा कोई वारिस नहीं है। इसलिए मैं अवाम से कहता हूँ, मैं ताजरों से कहता हूँ, खुदा के लिए आप असल वारिस हो। एदाद आपका शुमार क्या क्या है? खसारे के एदाद शुमार जल्दी से बताएं मुझे, ब्रेक पे जाना। देखिए, मैं समझता हूँ कि कराची जो कि 4 अरब से जायद की आमदनी सिर्फ ट्रेडर्स की जो बिजनेस है, वो एक असेसमेंट था कई साल पहले। अगर सालाना आमदनी है ये एक दिन का 4 एक दिन का 4 अरब, तो अगर यकीनन अब प्लस हो गया होगा, लेकिन अगर हम सालाना 50 अरब भी तयन करें तो अभी 50% से ज्यादा डिक्लाइन है। यानी सालाना अप्रोक्सीमेटली 24-25 बिलियन रुपीस पे आ गया है सालाना। उस लिहाज से आप तकरीबन 50 अरब कह सकते हो ना जी। तो वो अगर 50% जब अगर 50% डिक्लाइन हो गया तो 24-25 अरब सालाना, 24-25 अरब खसारा हो, और उसमें सब वजूह शामिल हो गए, टैक्सेस, महंगाई, एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग, पानी की तरसील मुतासिर, ये सारे मामला आ गए। देखें, अब मामला ये हैं, मैं नहीं समझता कि हम टैक्स देने के लायक हैं। वाटर बोर्ड के ऊपर क्या कहेंगे, जल्दी से बता दें। वाटर बोर्ड, हम पानी का टैक्स देते हैं, और लुत्फ की बात देखें कि जहाँ कनेक्शन भी पानी के नहीं है वो भी टैक्स देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम टैंकर्स के जरिए पानी, टैंकर्स के जरिए, और हाइड्रेंट किसके अंडर में? रेंजर्स के अंडर में टैंकर्स, सरकार के वाटर बोर्ड के अंडर में है। वो वाटर बोर्ड जो पाबंद है हमें लाइनों से पानी देने अब तो सब सॉइल पॉलिसी भी आ वो गई हमें पानी बेचता है। अब तो आप बोरिंग करेंगे टैक्स देंगे, अब तो ये पॉलिसी आ गई है। तमाम गुफ्तगू आपने सुनी, अतीक मीर की हकायक पर मबनी है, और ये गुफ्तगू का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी हम जारी रखेंगे। अतीक मीर साहब ने हमें स्टूडियो में तो ज्वाइन किया हुआ ही है, इसके अलावा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं काशिफ मुनीर, जनरल सेक्रेटरी हैं काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट के। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। काशिफ मुनीर, बहुत परेशानी के आलम में है ट्रेडर्स, बहुत परेशानी के आलम में है सनतकार, मामूलात ज़िंदगी मुतासर होना शुरू हो गई है महंगाई की वजह से, एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से, पानी की किल्लत की वजह से। तो अब किस तरीके से कराची के अंदर कारोबार मुमकिन है? आप देख सकते हैं कि 12-12, 14-14, 18-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है फॉल्ट के नाम पर। तो किस तरीके से अब हम सर्वाइव करेंगे? क्या कहते हैं इस हवाले से, के की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहते हैं? लेकिन जी के की कारकर्दगी पर बात की जाए तो के इलेक्ट्रिक का अगर आप ऑफिशियल नंबर उठाएं तो वो इस बात की बात करते हैं कि वो 70% इलाके में, शहर में जो है उनके फीडर्स जो है उनमें लोड शेडिंग नहीं होती। यहाँ तक तो वो एक नंबर देते हैं नेपरा को, लेकिन अगर हकीकत देखी जाए तो बहुत सारे इलाकों में जहाँ कराची में गर्मी पड़ना शुरू हुई है तो बहुत सारे इलाकों में मेंटेनेंस के नाम पर या उनका सिस्टम खराब होने के नाम पर रोजाना हर इलाके में जहां लोड शेडिंग नहीं होती वहां पर बिजली बंद हो रही है। आप उनका ऑपरेशन और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में गुज़श्ता दिनों नेपरा में उन्होंने समाअत भी की और उसमें भी उन्होंने कई पैसे मांगे कि हमें अगली उसके लिए जो है हमें सिर्फ पैसे लगाने। लेकिन कराची में सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, हम रेजिडेंशियल, कमर्शियल सब आपको परेशानी दिखाई देते हैं कि के इलेक्ट्रिक जो निष्कारी के बाद इस बात पे दी गई थी कि कराची में बिजली की निजाम और तफसील का काम पूरा करेगी, इस वक्त भी अगर आप देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली बनाने के हवाले से 44 रुपए का उन्होंने फी यूनिट मांगा है नेपरा से। ये वो डिमांड है जो मुल्क भर में जो दीगर सरकारी जो डिस्कोज हैं उससे भी ज्यादा। यानी अगर के इलेक्ट्रिक एफिशिएंट काम कर रहा है तो इतनी महंगी बिजली क्यों बनाने की बात कर रहा है, इसका जवाब जो है वो आपको नहीं मिलेगा।
जहां तक बात है सनती सार्फिन की, कराची में आप देखें, बल्कि कराची नहीं बल्कि आप मुल्क भर में देखें, जो बिजली का निजाम है या बिजली की तरसील है वो तबकाती निजाम में बढ़ती जा रही है। जो अमीर आदमी है वो अपने घरों में सोलर लगा के महंगी बिजली को उसने सस्ता कर लिया है, जो मिडिल क्लास है और जो निचला तबका है वो मारा जा रहा है। और इंडस्ट्री के लिए तो सूरत ये हो गई है कि वो उसको अब कराची में आपको नेट मीटरिंग के लिए सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो सोलर की नेट मीटरिंग भी आपके लिए लेना आने वाले दिनों में मुश्किल होगी, क्योंकि के इलेक्ट्रिक की जो बहुत सारी पीएमटीज हैं उसमें उन्होंने मजीद जो है वो नेट मीटर उनका पहुंच ही नहीं सकेगा जी आने वाले दिनों में। केई को लगाम कौन डालेगा, केई के सिस्टम को बेहतर कौन करेगा? काशिम मुनीर, आप क्या समझते हैं, या फिर केई की जो रेट है वो रियासत की रेट से बढ़कर है? देखिए बात सारी ये है कि एक ही आप जो है जिसको आप कह सकते हैं के इलेक्ट्रिक जो है उसकी निष्कारी हुई मुल्क में इस वक्त इतना ज्यादा कोई सरमाया इलेक्ट्रिक में आ नहीं रही है। अनबंडलिंग के इलेक्ट्रिक को अगले कुछ अरसे में करनी है, यानी सप्लाई अलग होनी है, डिस्ट्रीब्यूशन अलग होनी है, वो भी के इलेक्ट्रिक की अपनी ही कंपनियां होंगी। तो इसमें कोई बाजार आने वाले दिनों में कोई सरमायाकार नजर नहीं आता। अगर आप देखें तो के इलेक्ट्रिक ने जो अपना अगला लाइसेंस मांगा है, जो अपनी किया, उसमें उन्होंने कहा ही नहीं कि आप जो है वो सिर्फ कराची आप हमें दे दो। वो कहते हैं जिसको मर्जी आप और ले आए वो कराची के अंदर काम कर ले, लेकिन कराची के अंदर तमाम जो सिस्टम है वो के इलेक्ट्रिक के पास है। अगर कोई नई कंपनी आती है, उसको पोल्स चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, वो सब के इलेक्ट्रिक के पास रहेगा। तो के इलेक्ट्रिक इस बात का अंदाजा है कि कोई नई बड़ी कंपनी जो है वो कराची में आके अलग से वो काम नहीं कर सकती। यानी कराची को आप हॉरिजॉन्टल डिवाइड करें या वर्टिकल डिवाइड करें, अगर ये सूरत होती है तो पहला हिस्सा के इलेक्ट्रिक बोलेगा कि बड़े हिस्से जहां से रिकवरी अच्छी होती है वो हमें दे दे। तो आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर नहीं है कि कराची के अंदर कोई बिजली बनाने वाली बड़ी कंपनी आ रही हो। शंघाई के साथ जो मुआहिदा 2016 में शुरू हुआ था वो तकरीबन अब खत्म हो गया है। यानी आखिरी जो लेटर शंघाई ने जमा कराया उसमें शंघाई जो है वो अपनी डील से पीछे हट गया है। तो आने वाले दिनों में कोई अच्छी खबर नहीं है, अच्छी खबर नहीं है। यानी के इलेक्ट्रिक की इजारादारी, के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली कायम रहेगी कराची में, सब बेबस है। मीर साहब, अब एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का जो सिलसिला है वो बहुत शिद्दत इख्तियार कर गया है। 17-18 घंटे की एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, ख्वाह वो डोमेस्टिक लेवल हो ख्वाह वो कमर्शियल लेवल हो। तो अब आप लोगों का कारोबार शदीद मुतासर हो गया है, 12, 14, 16, 18 घंटे की लोड शेडिंग। अब आप लोग क्या करेंगे? अगला लाएमल आप लोगों का क्या होगा? कि मैं तो देख रहा हूँ कि लेबर की कारकर्दगी भी नहीं है, सारी रात जागते हैं जी, सुबह काम पर आते हैं। एक वो कहते हैं ना कि एक अजीब सूरत हाल है, जिसको देखो चेहरा उसका सूजा हुआ है, आंखें सूजी हुई हैं। आपका लाएमल क्या होगा? फाइनल स्टेप, फाइनल डेस्टिनेशन क्या आपकी? अब एक ही रास्ता हमारे पास है जी, और ये मैं सारे मुल्क के ताजरों की तर्जुमानी कर रहा हूँ, अवाम की भी तर्जुमानी कि अगले लाएमल में अब हम सिवाय धरनों के, एहतजाजों के, हड़तालों के, टकराने के और लड़ने के, झगड़ने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये जो मुशावरती इजलास आपने बुला लिया है, आपने कहा था कि मैंने सारे मुल्क में ताजरों की मीटिंग्स चल रही हैं, आपने भी कॉल कर दी है, हमने भी कॉल कर ली है। और हम सिर्फ कराची के तक बात नहीं करते, हमारे सामने बजट की सफाकियत है, हमारे पास बिजली का हौलनाक ये मंजर है, हमारे पास कारोबार की तबाही, यानी कि इलेक्ट्रिक, वाटर बोर्ड और महंगाई यानी टैक्सेस, इन सबको जमा करके आप एक बहुत बड़ा एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। ये तजारती मराकज़ बंद कर देंगे। तजारती मराकज़ बंद करना तो एक अलग बात है, जब लोग सड़कों पर आएंगे, जब इदारों पे हमले शुरू कर देंगे। ये जो बिजली के इदारे हैं, देखें हमें तो ये कहते हैं कि ये हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाती है, हमारा उसमें कसूर नहीं, हम लेकिन बिल तो हमें आप ही से मिलता है, लिहाजा हमारा हदफ तो आप ही हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर ये मामला आगे बढ़ता है जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर इसकी कोई हद नहीं है। कब से शुरू कर रहे हैं? कब से आप एहतजाज करने की कॉल दे रहे हैं? या आप 2-4 दिन में देखेंगे लोग आपको सड़कों पे नजर आएंगे। 2-4 दिन के बाद ताजे तंजीमें सड़कों पर एहतजाज करेंगी। काशिम मुनीर, बहुत बुरी सिचुएशन हो गई है कराची में, जो सबसे ज्यादा टैक्स देता है उसको इस बजट में फिर से नजरअंदाज किया गया। K4 के मंसूबे की भी बात कर लेते हैं। खतीर रकम रखी जाएगी बजट में। वफाकी वजीर खजाना ने स्पीच के दौरान ये लफ्ज इस्तेमाल किया था। वो खतीर रकम के जो नंबर्स हैं वो आया नहीं किए गए। पानी की भी किल्लत है, बिजली का भी निज़ाम बोसीदा हो चुका है। किस तरीके से कराची परफॉर्म करेगा, किस तरीके से टैक्स कलेक्शन हम हासिल करेंगे, क्या कहते हैं इस हवाले से? देखिए कराची का जो हमजा आप बात कर रहे हैं, कराची में आम शहरी हो या
सार्फिनों उनके लिए तो बुरी खबर यह भी है कि शहरी हुकूमत ने फैसला किया है कि जो आपको पानी नहीं मिलता और आप जमीन से बोरिंग कर कर निकालते हैं, आप जी। उसपे भी आपको मीटर लगाकर जो है पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर सबसॉइल आपको अपनी पॉलिसी। आपको अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए अब जो पानी आप पहले खरीद कर लेते थे, अब आपने बोरिंग की भी है, आपने जो है वो प्लांट लगाया हुआ है, उसके ही पैसे दें। तो शहरी हुकूमत तो ये सूरत हाल है कि जो आपका बिल है, जो आपका म्यूनिसिपल बिल है, वो नहीं इकट्ठा कर सकती, उसका मामला भी के इलेक्ट्रिक के ऊपर डाल दिया है। तो अब सवाल ये होता है कि जब ये वाटर बोर्ड जो नाअहल है, जो अपने बिल नहीं वसूल कर पाती, अब ये नए आपको काम होता दिखाई नहीं देगा, आपको एक नया सूरत नजर आएगी। अब इसके अंदर भी एक नया करप्शन का दरवाजा खुल जाएगा। यानी आप जो है घरों के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, घरों को तो उन्होंने मुस्तस्ना किया, जो घर है, जो इंडस्ट्री है, उसको इसके अंदर उन्होंने शामिल किया है। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जो इंडस्ट्री है वो पानी चोरी करती है, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। तो आपको हर जगह पर करप्शन का एक दरवाजा खुलता हुआ नजर आएगा। आप पानी जो आप टैंकरों से जो हजारों रुपए देकर खरीद रहे थे, बोरिंग करवा कर खरीद रहे थे, अब उसके लिए आपको नई सूरतें नजर आएगी। जहां आप K4 की बात कर रहे हैं, अगर K4 बन जाएगा तो ये जो वाटर टैंकर माफिया है ये कैसे चलेगी? क्योंकि आज आप क्लेम ये करते हैं कि कराची का जो डिमांड है उसका आधा पानी आपको मिलता है और आधा नहीं मिलता, वो आप टैंकर की सूरत बेच रहे हैं। तो बज़ाहिर मुझे आने वाले दिनों में K4 के अंदर सूरत नजर नहीं आती कि K4 तैयार हो। जिस दिन K4 तैयार होगा उस दिन वाटर टैंकर माफिया हमारी जान छूट जाएगी और शहर में आपको घरों तक पानी सप्लाई करना पड़ेगा। और जो पानी की इतनी बड़ी आमदनी है जो हर जगह जा रही है, उससे कैसे लोग कमाएंगे? तो मुझे आने वाले दिनों में K4 भी बनता दिखाई नहीं देता। हमजा काशिफ मुनीर, ये बताएं कि अब K4 का तो ये मामला हो गया, आप एक काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट, जो सबसे बड़ी काउंसिल है कॉमर्स की, एनर्जी जर्नलिस्ट की, उसके आप जनरल सेक्रेटरी हैं, कि आपने कई इंतजामिया से राब्ते करने की कोशिश की? क्योंकि जब हम राब्ता करते हैं तो इंतजामिया हमें कोई जवाब नहीं देती। हम कहते हैं आए अपना मौक़िफ़ दें, बताएं कि ये एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला कराची से कब खत्म होगा, जो लोग चोरी कर रहे हैं उनका बोझ आप उन सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं जो 99% आपको बिल देते हैं? कोई मैकेनिज्म इनका नहीं है कि आप लोगों का राब्ता हुआ, कि आप लोगों को कोई रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि हम जब बात करते हैं तो हमें तो वो मौक़िफ़ देने से ताहाल गुरेजा हैं। देखिए, बात हमजा ये है कि कराची के अंदर ये जो आप बात कर रहे हैं कि जो लोग बिजली का बिल देते हैं उनको बिजली जो है उनको भी लोड शेडिंग का शिकार है। तो असल बात सारी है, इसमें बड़ी खतीर सरमायाकारी की जानी है और ये जिम्मेदारी जो है वो के इलेक्ट्रिक की है कि वो स्मार्ट ग्रिड लगाए। ये जिम्मेदारी जब उन्होंने के इलेक्ट्रिक खरीदा था तो उनको इस बात का पता था कि उन्होंने ये जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है। बज़ाहिर आपको के इलेक्ट्रिक के सिस्टम में कोई बड़ी सरमायाकारी नजर नहीं आती है। इस वक्त तो सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक अपनी पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपरा यानी एनटीडीसी से ले रही है और उसके बाद भी कराची के अंदर जो है वो बदतरीन लोड शेडिंग इस बात पर की जा रही है, उन इलाकों में की जा रही है कि उनको रिकवरी नहीं होती। इसकी बहुत सारी मिसालें आपको ये दी जा सकती हैं कि इनके पास अपना थाना है, अपने लोग हैं, इतनी बड़ी कानूनी है। आपको बहुत सारे इलाकों में ऐसे लोग नजर आएंगे जो मुस्तकिल हैबिचुअल चोर हैं और कहीं ना कहीं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इलाकों में लोड शेडिंग है। आप किसी अपार्टमेंट में अगर 20, 25, 50 घर हैं, फ्लैट्स हैं और उसमें अगर 4 लोग अपार्टमेंट के लोग बिजली का बिल नहीं देते तो पूरे 50 लोगों की बिजली काट दी जाती है। बिल्कुल। इस वक्त सूरत हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक की अगर बात पुरुष मुकम्मल तौर पर हो, सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो बहुत होती है, बहुत सारी सियासी जमातें आके के इलेक्ट्रिक के दरवाजे पे एक रोज का एहतजाज करती हैं, उसके बाद खामोश हो जाती हैं क्योंकि के इलेक्ट्रिक को भी इस बात का पता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, इसलिए वो शहर में बदतरीन लोड शेडिंग करती है। वैसे कार्रवाई कोई क्यों नहीं कर सकता के इलेक्ट्रिक के खिलाफ? क्या के इलेक्ट्रिक रास्ता से बढ़कर है या कोई लगाम डालने से कोई लगाम नहीं डाल सकता के इलेक्ट्रिक को? वजह क्या है? लगाम डालना लगाम ना डालना ये तो इंतजामिया की अपनी रीत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप देखें तो जो सिंध के अंदर चौथी बार है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, विफाक में भी रहे हैं, सब आपको बयानात देते नजर आते हैं। नासिर हुसैन शाह जो वजीर तवानाई हैं सिंध के, उन्होंने अपनी ब्रीफिंग में कहा, जिसमें शायद आप मौजूद थे, काउंसिल ऑफ इकोनॉमिक एंड एनर्जी जर्नलिस्ट में, उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने ऑडिट में इस बात को साबित किया कि हमारे ऊपर सिंध के सूबाई इदारे हैं उस पर 22 अरब रुपए की ओवर बिलिंग हुई। कि सिंध के सरकारी यानी कराची के अंदर जो सरकारी इदारे हैं अगर उसमें 10 साल में हुई है
तो और उसके अलावा उन्होंने इस बात को भी क्लेम किया कि उन्होंने स्मार्ट मीटर के पैसे भी के इलेक्ट्रिक को दे दिए हैं और वो स्मार्ट मीटर भी आज तक नष्ट नहीं हुए। तो जो के इलेक्ट्रिक सिर्फ सरकार के कहने पर काम नहीं कर रही, जिनका विभाग में इतना बड़ा इस वक्त पावर शेयरिंग है, तो आप अंदाजा लगा लें कि उनके पीछे उनको अंदाजा इस बात का हो गया है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। आए दिन शहर के अंदर अब आप जब अपने एहतजाज का ऑफिस से सिलसिला देख रहे हैं, जगह जगह एहतजाज में फंसते हैं। वजह क्या लोग है? यहाँ पे कराची में वजह क्या समझते हैं आप काशिम मुनीर? मैं आपसे भी वजह पूछूंगा, मैं अमीर साहब से भी वजह पूछूंगा। उन्होंने ये वजह ये है कि उनके खिलाफ आज तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। जो उनका रेगुलेटर है नेपरा, वो थोड़े पर जुर्माने लगा देता है, उस जुर्मानों को जो है वो अदालत में चैलेंज कर देती है। तो उनको नजर आ गया कि उनके खिलाफ बजाहिर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बजाहिर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकता। अमीर साहब ये बताएं, के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? ना नेपरा करती है, ना वफाक करती है, ना सूबाई हुकूमत करती है। कौन है के इलेक्ट्रिक के पीछे? रोडे कौन अटका देता है? देखिए, इसके बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा है, बेनिफिशरीज बहुत ज्यादा है, और ये पावर एक माफिया की शक्ल अख्तियार कर गया। पावर करप्शन है ये। यानी ये मैं के इलेक्ट्रिक की बात नहीं करता, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ IPPs हैं उनके पीछे ऐसे लोग बैठे हुए हैं। के इलेक्ट्रिक के पीछे कौन बैठा हुआ है, क्या समझते हैं? जाहिर है वो वही माफिया ही बैठा हुआ है जो इंटरनेशनल माफिया है, नेशनल माफिया है, जो वफाकी सतह पर भी है, सूबाई सतह पर भी जो के इलेक्ट्रिक को सपोर्ट कराची की सियासी जमातें हैं। देखिए, वो कहते हैं ना कि मुंह खाए और आंख शर्माए। तो जब के इलेक्ट्रिक अभी पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाई थी, तो उन्होंने पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत के ऊपर उन्होंने एक मुद्दा डाल दिया कि आपने तो इतने अरब हमारे देने हैं, तो खामोश होकर बैठ गए। तो बेनिफिशरीज भी हैं और के इलेक्ट्रिक के सामने कोई आग उठाने के लायक भी नहीं है। यानी इतनी बड़ी कंपनी जो रियासत के जो इदारे हैं उनको भी तस्लीम नहीं करती, हुकूमत को भी तस्लीम नहीं करती। और हमारे ही प्रोग्राम में शर्जी गोपलानी ने इंकशाफ किया था कि इलेक्ट्रिक के डायरेक्टर ने उनको फ़ोन पे कहा था कि हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसमें कोई दो राय नहीं कि रियासत की रेट को के इलेक्ट्रिक चैलेंज करती है और कोई रोकने वाला नहीं। बहुत शुक्रिया काशिम मुनीर, अतीक मीर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। के इलेक्ट्रिक कराची के अंदर एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रखे हुए है। पहले लोड शेडिंग होती थी, हम देखते थे 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, अब उसको बढ़ाते बढ़ाते 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे तक पहुंचा दिया है। बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 20-20, 22-22 घंटे तक बिजली की तरसील नहीं होती है और लोग शदीद मुश्किलात हैं, बीमार हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, वो कई घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से अपने घरों में महसूर हैं। हीट वेव, पारा गर्मी का जो है वो उरूज पर है और निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। छोटे कारखाने हो, बड़े कारखाने हो, तिजारती मराकज़ हो, सनतें हों, सबके सब अपने जो ऑर्डर्स हैं उनमें नाकाम नज़र आते हैं, क्योंकि जब सेल नहीं होगी, ऑर्डर्स हम फुलफिल नहीं करेंगे तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ऑब्वियसली टैक्स कलेक्शन पे जाएगा। के इलेक्ट्रिक को पूछने वाला नहीं है। नेपरा जो के इलेक्ट्रिक को कंट्रोल करता है वो भी के इलेक्ट्रिक के सामने बेबस ही नज़र आता है। बहरहाल हुकूमती इदारों को, वफाकी हुकूमत को आगे आना होगा। लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं मुसलसल के इलेक्ट्रिक और वाटर बोर्ड के खिलाफ। इन दोनों इदारों की इस्लाह अब यकीनी होनी चाहिए। मुझे ओमनी टीम को इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होना है। अल्लाह हाफ़िज़।